जय हिंद प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में, जिसके अंतर्गत हम आपको एनडीए, नेवी, एयरफोर्स की प्रिपरेशन कराते हैं। जो बच्चे हमारे चैनल से जुड़े हैं वो जानते हैं मैंने एक प्रैक्टिस सीरीज की शुरुआत की हुई है, जिसके अंतर्गत आपको पूरी बुक से सारे कॉन्सेप्ट, फॉर्मूले, ट्रिक्स, मेथड्स, जितनी चीज़ें बनती हैं, इन सभी को प्रश्नों का रूप दे करके बिना विकल्पों के साथ आपको 2 से 3 मिनट के अंदर हल करना सिखाया जाता है। ये अभ्यास आपको कराया जा रहा है। ऐसे मैंने लगभग 30-40 वीडियो डाल दी हैं अपने चैनल पर। जो बच्चे हमारे चैनल पर नए हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और पुराने सारे वीडियोस देख लें, जिससे आपका अच्छा अभ्यास हो जाएगा। इस अभ्यास से आपके परीक्षा में सारे जितने भी फॉर्मूलों, सूत्रों का इस्तेमाल होगा, शॉर्टकट्स का इस्तेमाल होगा, उन सभी का रिवीजन होगा आपको। तो आइए बच्चों, ऐसी एक प्रैक्टिस सीरीज आपके सामने बोर्ड पर लिखी हुई है, आप देख लें। यहाँ पर 10 प्रश्नों का रूप लेते हुए सारे शॉर्टकट्स, फॉर्मूले रखे गए हैं। जब आप हमारे सारे पिछले वीडियोस को देख लेंगे तो आपका एक अच्छा अभ्यास होगा, जो कि आपको परीक्षा में काफी समय बचाएगा। आइए एक एक करके प्रश्नों के हल को देखते हैं। और हाँ, मुझे आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि आपने कितने प्रश्नों के उत्तर सही प्राप्त किए। पहले आप हमारे आंसर से मिलान कीजिएगा। देखते हैं, पहला प्रश्न है, लिखा हुआ है साइन 12 डिग्री कॉस 78 डिग्री प्लस कॉस 12 डिग्री साइन 78 डिग्री। बच्चों, अगर मैं यहाँ पर 12 डिग्री को ए कहूंगा और 78 डिग्री को बी कहूंगा तो ये लिखा हुआ है साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। तो बच्चों, ये फॉर्मूला हो गया साइन ए प्लस बी का, अर्थात 12 डिग्री प्लस 78 डिग्री। तो साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला हुआ। अब जब हम 12 डिग्री और 78 डिग्री को जोड़ेंगे तो ये होगा 90 डिग्री। साइन 90 डिग्री की जो वैल्यू होती है वो होती है 1। तो आपसे कहा गया था इसका मान क्या होगा, तो प्यारे बच्चों इसका जो मान होगा वो होगा 1। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। ये प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल चैप्टर से लिया गया क्वेश्चन है, बहुत प्यारा क्वेश्चन है। लिखा हुआ है त्रिभुज एबीसी में cos a अपॉन a इज इक्वल टू cos b अपॉन b इज इक्वल टू cos c अपॉन c हो तो वह त्रिभुज होगा। ये किस प्रकार का त्रिभुज होगा? बच्चों, हम लोग ट्रायंगल में एक फॉर्मूला जानते हैं, ये होता है साइन रूल का। फॉर्मूला होता है साइन a अपॉन a इज इक्वल टू साइन b अपॉन b इज इक्वल टू साइन c अपॉन c। ये हम लोग जानते हैं कि साइन रूल का हमारे पास ये फॉर्मूला होता है। ये फॉर्मूला हम जानते हैं, कन्फर्म है, हर एक ट्रायंगल में लग जाता है। ये इन्होंने दिया है। तो अब आपसे कह रहे हैं कि ये ट्रायंगल किस प्रकार का होगा। बच्चों, जब दोनों को डिवाइड कराएंगे तो आपको प्राप्त होगा tan a बराबर tan b बराबर tan c। जब आप tan 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 कैंसिल कर लेंगे तो a बराबर b बराबर c, यानी कि तीनों एंगल बराबर हैं। जब तीनों एंगल बराबर हैं तो तीनों भुजाएं बराबर हैं, वो त्रिभुज बनेगा, समबाहु त्रिभुज। ये कह रहे हैं वह त्रिभुज होगा, तो आपका जवाब होगा बच्चों समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज को इंग्लिश में कहते हैं इक्विलैटरल ट्रायंगल। ये ट्रायंगल होगा इक्विलैटरल। जब भी आपसे कहेंगे कि किसी ट्रायंगल ABC में cos a अपॉन a इज इक्वल टू cos b अपॉन b इज इक्वल टू cos c अपॉन c, तो याद रखना ये ट्रायंगल हमारा इक्विलैटरल ट्रायंगल, समबाहु त्रिभुज बनेगा। चलिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर हम 3 की तरफ चलते हैं। ये क्वेश्चन लिखा हुआ है, यदि एक समकोण त्रिभुज की जो भुजाएं हैं वो AR स्क्वायर, जहां पर r की वैल्यू 1 से कम है, तो r स्क्वायर का मान क्या होगा? चूंकि हमारे पास यहाँ स्पेस नहीं है, आप पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, उसके बाद मैं इसको यहाँ पर रफ भी कर दे रहा हूँ। पहले आप वीडियो को रोक करके इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा ताकि आपको समझने में आसानी हो। चलिए अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर जो 3 है हमारे पास, उसके हिसाब से हम क्या करते हैं, एक ट्रायंगल का यहाँ पर ये ट्रायंगल बना लेते हैं। अब आपसे कह रहे हैं कि एक समकोण की जो भुजाएं हैं, तो ये भुजाएं हमारे पास लिखी थी। r की वैल्यू 1 से कम है। r की वैल्यू अगर 1 से कम है तो क्या करेंगे कि यहाँ पर अगर आप r की वैल्यू 1 से कम लेंगे तो जब आप 1 से कम का स्क्वायर करेंगे तो ये वैल्यू और कम होगी, यानी कि ये वैल्यू सबसे कम होगी और ये वैल्यू भी कम होगी। ये सबसे बड़ी वैल्यू यहाँ पर a होगी और सबसे बड़ी a जो वैल्यू होगी उसे हम कर्ण कहेंगे, और उससे छोटी होगी AR और सबसे छोटी होगी AR स्क्वायर। चूंकि r की वैल्यू 1 से कम है, इसी के आधार पर यह तय हो गया कि सबसे बड़ी जो भुजा है वो a है, और सबसे बड़ी भुजा a होती है, वो होती है कर्ण। ठीक है, सबसे बड़ी भुजा को हम कर्ण कहते हैं, त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा कर्ण होती है। अब यहाँ कह रहे हैं समकोण त्रिभुज था, मैंने समकोण बना दिया। अब बेटा हम जानते हैं पाइथागोरस की थ्योरम लगती है, तो पाइथागोरस की थ्योरम जो होगी वो होगी कर्ण का स्क्वायर बाकी दोनों भुजाओं के वर्गों के स्क्वायर के बराबर होता है। तो जब हम AR का स्क्वायर करेंगे तो ये होगा a स्क्वायर r की पावर 4 प्लस AR स्क्वायर, तो a स्क्वायर r स्क्वायर। आप a स्क्वायर को कॉमन करके कैंसिल कर लेंगे।
जब आप ए स्क्वायर को कॉमन करके कैंसिल करेंगे तो आपको यहाँ पर ये कैंसिल होगा, यहाँ 1 मिलेगा। तो बच्चों रिजल्ट आ रहा है आर की पावर 4 प्लस आर स्क्वायर, और ये 1 इधर आएगा तो ये माइनस का 1 बराबर 0। अब आप देखिए ये इक्वेशन आप आर के स्क्वायर में लिख सकते हैं, आर के स्क्वायर का स्क्वायर फिर आर स्क्वायर माइनस 1 बराबर 0। ठीक है, अब हम इसे सॉल्व कर ले रहे हैं। जैसे सिंपल हम इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। हम लोगों ने धराचार का रूल पढ़ा था। धराचार का रूल ये होता है बच्चों कि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0, ये हमारी इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। यदि इसका फैक्टर नहीं होता है तो हम धराचार से इसको सॉल्व करते हैं। एक्स बराबर है माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, ये हमारा फॉर्मूला होता है। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो a की वैल्यू 1 है, b की वैल्यू 1 है और c की वैल्यू -1 है। एक्स स्क्वायर की जगह यहाँ पर आर स्क्वायर आ रहा है, एक्स की जगह पर आर स्क्वायर है। ठीक है, इस एक्स की जगह पर यहाँ आर स्क्वायर आ रहा है। चलिए ले लेते हैं, ये -1 प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर यानी कि 1 माइनस 4ac, 4a के प्लेस पर 1, c के प्लेस पर -1 अपॉन में 2a, a के प्लेस पर है 1। तो आर स्क्वायर की वैल्यू बच्चों मिल रही है -1 प्लस माइनस रूट के अंदर माइनस माइनस हो जाएगा +4 और एक ही हो गया 5/2। क्योंकि आप जानते हैं अगर मैंने यहाँ पर स्क्वायर हटा करके, या आप ऐसे समझ भी लीजिएगा, स्क्वायर हटा के रूट लगाएंगे तो रूट के अंदर नेगेटिव नहीं आना चाहिए। दूसरे तरीके से समझ लेते हैं कि अगर आप आर का स्क्वायर कर रहे हैं तो ये कभी भी नेगेटिव नहीं मिलेगा, तो नेगेटिव नहीं मिलेगा तो पॉजिटिव ले लेंगे। तो ये बच्चों हमने यहाँ पर इसमें प्लस माइनस में केवल प्लस लिया और -1/2। तो आर स्क्वायर की वैल्यू जो मिल रही है ये वैल्यू है √5 - 1/2। याद रखना, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं इसे रफ करके अगले क्वेश्चन की तरफ। समीकरण यानी कि पोलर इक्वेशन, पोलर इक्वेशन लिखी हुई क्या है यहाँ पर देखें, r इज इक्वल टू ए सेक थीटा, फिर खाली स्थान है, प्रदर्शित करता है। तो ये जो ध्रुवीय समीकरण ये प्रदर्शित कर रहा है, क्या प्रदर्शित करता है इसे देखते हैं। देखिए बच्चों, यहाँ पर हमारे पास था r इज इक्वल टू ए सेक थीटा। सेक को हम लिखेंगे 1/cos, तो ये अपॉन में cos हुआ, इसका आपने प्रोडक्ट यहाँ पर कर देना है। r cos थीटा इज इक्वल टू, ये बच्चों हो गया a। जब आप पोलर फॉर्म पढ़ते हैं तो आप जानते हैं कि r cos थीटा का मतलब होता है x। ठीक है, x, फाई ये कार्टेशियन फॉर्म होता है, और अगर आप पोलर फॉर्म में लिखते हैं तो r cos थीटा r sin थीटा, ये पोलर फॉर्म है। तो x का मतलब है r cos थीटा, y का मतलब है r sin थीटा। तो x r cos थीटा के प्लेस पर आपने x लिख लेना है। तो x इज इक्वल टू आपको a मिला। ये क्या है बच्चों, ये एक रेखा का समीकरण है। ठीक है, तो आपसे कह रहे तो ध्रुवीय समीकरण r बराबर a sec थीटा प्रदर्शित करता है, क्या प्रदर्शित करता है, एक रेखा प्रदर्शित करता है। ठीक है, एक लाइन प्रदर्शित करता है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा दीर्घवृत्त चैप्टर से लिया गया है। कह रहे हैं उस दीर्घवृत्त की उत्केंद्रता क्या होगी जिसकी नाभिलंब जीवा, ठीक है, लेटस रेक्टम, लेटस रेक्टम जो है लघु अक्ष माइनर एक्सिस की हाफ है। चलिए देख लेते हैं। इसेंट्रिसिटी निकालनी है जिसका नाभिलंब जीवा, तो नाभिलंब होता है बच्चों 2b² a, और नाभिलंब जीवा जो है लघु अक्ष की आधी, तो लघु अक्ष है 2b और उसकी आधी, आधी मतलब 1/2। ये 2 से ये 2 कैंसिल, ये b से b कैंसिल। ठीक है, यहाँ पर b मिल रहा है, इस 2 का प्रोडक्ट हो रहा है, तो 2b इज इक्वल टू यहाँ पर आपको मिल रहा है a। आप दोनों साइड में स्क्वायर कर देंगे तो ये मिल जाएगा 4b² इज इक्वल टू a²। b स्क्वायर के प्लेस पर लिखेंगे a², 1 - e² इज इक्वल टू a²। a² और a² कैंसिल कर लेंगे, 1 - e² की वैल्यू हो गई 1/4। ठीक है, यहाँ पर 1/4 हुआ। e² इज इक्वल टू, ये इधर जाएगा तो ये हो गए 3/4। e की वैल्यू आपको पूछी जा रही थी, ये वैल्यू है √3/2। आपसे कह रहे थे कि उस दीर्घवृत्त की उत्केंद्रता क्या होगी, तो उत्केंद्रता हो गई √3/2। चलिए बच्चों, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं। ये क्वेश्चन मैं आपको रफ कर दे रहा हूँ। ठीक है, उम्मीद है कि आप इनका स्क्रीनशॉट लेते चल रहे हैं। चलिए अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहे हैं आपसे कि माध्यम, माध्यिका तथा बहुलक में क्या संबंध है। तो याद रखना बच्चों, ये परिभाषा मैं आपको बता देता हूँ। जो बहुलक होता है, ये बहुलक 3 माध्यिका और 2 माध्यिका अंतर होता है। 3 माध्यिका -2 माध्य, ये डायरेक्ट आपको याद रखना है प्यारे बच्चों। ठीक है, 3 माध्यिका 2 माध्यिका जो अंतर है ये बहुलक है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर हम 7 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में कह रहे हैं कि निर्वात में प्रक्षेप का पथ सदैव होता है, क्या होता है, परवलयाकार होता है, पैराबोलिक। ठीक है,
तो यहाँ पर बच्चों आपका जो जवाब है वो है परवलयाकार, पैराबोलिक। ठीक है, याद रखना निर्वात में प्रक्षेप का पथ सदैव परवलयाकार होता है। चलिए बच्चों क्वेश्चन नंबर हम 8 की तरफ चलते हैं। ये लिखा हुआ है हमारे पास दो वक्र हैं, इनसे घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल क्या होगा। तो देखिए बच्चों एक डायरेक्ट आप फॉर्मूला याद रखिएगा, y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax और x स्क्वायर इज इक्वल टू 4by। ये हमारे पास यदि दो पैराबोला हैं, जैसे आप देख रहे हैं चित्र में, एक ये परवलय बना है y स्क्वायर बराबर 4ax का, और एक परवलय में ये बना दे रहा हूं, ये है x स्क्वायर बराबर 4ay का। ये जो एरिया घिरता है ये डायरेक्ट बच्चों आपको याद करना है 16/3 AB। इसको मैं इस ढंग से, चूंकि ये मैंने शॉर्टकट आपको समझाया है, लेकिन मैं आपको इसको दूसरे ढंग से भी सिखाना चाहता हूं, उससे आपका जवाब तुरंत निकल आएगा। देखिएगा 16AB जो लिखा हुआ है इसे मैं लिखूंगा 4a 4b/3। आप देख सकते हैं 4 चौको 16 AB/3, यही तो लिखा है। लेकिन ये 4a है क्या, 4a है x का कॉफिशिएंट, 4b क्या है, ये y का कॉफिशिएंट है, और डिवाइड में आपको क्या लगा देना है 3। तो इससे ये होगा बच्चों कि ये हमारे पास जो क्वेश्चन आएगा तुरंत आप इसको देख करके ही जवाब दे दोगे, आपको कोई भी कैलकुलेशन नहीं करनी है। x का कॉफिशिएंट 1, y का कॉफिशिएंट 1, तो 1 × 1 1/3, ये आपका आंसर होगा। ठीक है, चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ चलते हैं। मैं इसको रफ कर दे रहा हूं, आप बेटा इसका स्क्रीनशॉट लेकर के इसे नोट कर लीजिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 9 देखते हैं। 9 में हमारे पास ये बहुत छोटा सा क्वेश्चन है, वेक्टर में से लिया गया है। इन्होंने OA और OB की वैल्यू दे रहे हैं, वेक्टर B वेक्टर और BA वेक्टर आपसे पूछ रहे हैं। तो BA वेक्टर की बच्चों डिफिनेशन के हिसाब से ये लिखा जाएगा OA माइनस OB। ठीक है, और OA की वैल्यू है A वेक्टर, OB की वैल्यू है B वेक्टर, तो A वेक्टर माइनस B वेक्टर हमारा आंसर है। यदि हमसे ये कह लेते कि भाई AB वेक्टर फाइंड आउट करिए, तो आपका जवाब हो जाता OB वेक्टर माइनस OA वेक्टर। तो OB की जगह पर B वेक्टर है, OA की जगह A वेक्टर है। ठीक है, और एक बात आप डायरेक्ट याद भी रखिएगा, यदि AB वेक्टर कहें तो आप इसे माइनस BA वेक्टर भी लिख सकते हैं। ये बेटा मैंने आपको इसका इंट्रोडक्शन दे दिया। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 10 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में एक खाली स्थान है, फिर तथा खाली स्थान को केंद्रीय प्रवृत्ति की माप नहीं माना जाता है। बहुत अच्छा प्रश्न है। तो केंद्रीय प्रवृत्ति की जो माप है, ये याद रखिएगा बच्चों, केंद्रीय प्रवृत्ति की माप किसको माना जाता है, केंद्रीय प्रवृत्ति की मापें ये मानी जाती हैं 3। ठीक है, ये पहला होता है माध्य, दूसरा होता है माध्यिका, माध्य माध्यिका, और तीसरा है बहुलक। ठीक है, पहला है माध्य, दूसरा माध्यिका, तीसरा बहुलक। ये केंद्रीय प्रवृत्ति की मापें 3 होती हैं। अब किसको नहीं मानते, तो जो परीक्षा में पूछा गया है अभी तक, एनडीए में भी है, एयरफोर्स नेवी में पूछा जा चुका है, तो परास, और दूसरा है मानक विचलन। तो बच्चों ये आपको याद रखना है कि परास तथा मानक विचलन को केंद्रीय प्रवृत्ति की माप नहीं माना जाता है। तो केंद्रीय प्रवृत्ति की मापें होती हैं 3, माध्य माध्यिका और बहुलक। उम्मीद है बच्चों आपको हमारे द्वारा कराए गए 10 के 10 प्रश्न अच्छे से समझ में आए हैं और आपने अच्छा स्कोर भी किया होगा। अगर आपको हमारे चैनल से किसी प्रकार का कोई लाभ होता है तो हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। मिलते हैं आपको इसी बार के एक अगले वीडियो में। जय हिंद।